जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, भाई हो तो ऐसा, भाई तो रहने दे, टेंशन ना ले, मैं बैठा हूं। ये स्टेटमेंट अक्सर आपने अपने दोस्तों से या भाई बंधुओं से, भाई से सुना होगा, रिश्तेदारों से सुना होगा। ये स्टेटमेंट सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। भाई तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मौज ले। मैं बैठा हूं यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगला जो शब्द है मौज ले, ये शब्द किसी भी कमजोर बुद्धि वाले इंसान के लिए जहर जैसे है, जहर जैसे। क्योंकि वो कमजोर बुद्धि वाला व्यक्ति, भाई हो या कोई भी हुआ, वो इन शब्दों को अपने जीवन का एक एसेट मान लेता है। और जो भविष्य के बारे में नहीं सोच पाता, वो इंसान ऐसे शब्दों को भविष्य की गारंटी मान लेता है और पूरे तरीके से ऐसा शब्द कहने वाले या ऐसी लाइन कहने वाले बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे इंसान का हाल क्या होता है? ऐसे इंसान का हाल स्पष्ट शब्दों में एक होता है, बर्बादी। समय जैसे जैसे बीतता जाता है, बर्बाद होता चला जाता है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने आप को पूरे तरीके से उस इंसान पर डिपेंडेंट बना लेता है जो कि उसको ये शब्द कह रहा था कि भाई तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। पाकिस्तान ऐसे ही इंसान की तरह है जिसे आज तक सिर्फ इतना कहा गया, भाई चिंता मत कर, हम बैठे हैं ना। अमेरिका, चाहे वो अमेरिका हुआ, चाहे इस्लामिक वर्ल्ड हुआ, चाहे कोई भी, इन सब देशों ने इस पाकिस्तान के साथ सिर्फ इतना किया कि चिंता मत कर, हम बैठे हैं, तेरे लिए हम बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके की समस्या आएगी तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, चिंता मत कर, तू मौज ले। पाकिस्तान ने इस वादे को सच समझा और आज बर्बादी के कागार पर खड़ा हुआ है क्या मामला, इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। दूसरा दोस्तों, यूपीएससी का अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो हम जल्दी ही अपना हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट्सअप करके मिस कॉल करें या व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका बैच भी जल्दी ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। हिस्ट्री सब्जेक्ट में उसमें प्रिपेयर करवाऊंगा। साथ ही राजस्थान के ग्रेड 1 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच भी आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल करना शुरू करें। अभी अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अगर आप मोटे तौर पर समझें तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से अलग करके बनाया गया था। अब जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करके बनाया गया तो असलियत में ब्रिटेन ने जो गेम खेली उसमें, माने या ना माने, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में भाई हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी खास बात ये थी कि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो एक्सपर्ट थे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं, एक्सपर्ट थे। और इंटरनेशनल उनका एक विज़न भी था, इंटरनेशनल विज़न उनका था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जियो पॉलिटिक्स के अंदर कमज़ोर पड़ गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जियो पॉलिटिक्स में उनका थोड़ा सा हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि हाँ, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स को समझने में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई। लेकिन फिर भी ब्रिटेन के लोग या ब्रिटेन की सरकार जब ठान चुकी है कि उन्हें एक पीस ऑफ लैंड एशिया में चाहिए जिस पर वो रहकर अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को फुलफिल कर सके, जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस को पूरा कर सके। यहाँ हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और खासकर वेस्टर्न पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। और अगर जो उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी
जोड़ दिया जाए तो भले ही इस देश की शक्ल कुत्ते जैसी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि इससे इंडिया का यूएसएसआर से एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। दूसरा, यहाँ रहकर चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, इस हरमुज स्ट्रेट से निकलने वाले सभी जहाज और अरेबियन सी के ऊपर अमेरिका अपनी प्रेजेंस बनाए रख सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और यही एक कारण था कि पाकिस्तान जो है वो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है, पाकिस्तान की इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझते हुए या इसकी इम्पोर्टेंस को जानने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुद देर नहीं लगी। तुरंत वो इस चीज़ को समझ गए कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने जा रहा है, या मतलब पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है अमेरिका के लिए। और अमेरिका और यूरोप के देश भी इस मामले में इस मामले में पाकिस्तान को वही लाड प्यार देने लगे जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए। अब यहीं से सिचुएशन को बदलते हुए आप देखेंगे, या ये सिचुएशन यहीं से बदलती है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पाकिस्तान बड़ा दुलारा देश बन चुका है अमेरिका और यूरोपियन देशों का। साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने अमेरिका को तो अपना दोस्त अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के दम पर बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने दो गेम खेले, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान को पता है अमेरिका को इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाहिए, तो इसने जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के इम्पोर्टेंस के दम पर अमेरिका और यूरोप को ठगना शुरू किया। और यकीन मानिए अमेरिका और यूरोप ने इनको भर भर के एड दी, खूब भर भर के एड दी, और इसकी जो मिसडीड्स थी, जो इसके बुरे काम थे, उसको इग्नोर किया। इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब पाकिस्तान दूसरी तरफ कहीं ना कहीं, क्योंकि इस्लाम के नाम पर बना था, तो इस्लाम के नाम पर बना तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी पैठ बनाने की कोशिश करने लगा, इस्लामिक वर्ल्ड को एक ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश। क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को जानता था कि इस्लाम के नाम पर है तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हो सकता है एक ना एक बार पाकिस्तान के अगेंस्ट चले जाएं, लेकिन मुस्लिम उम्मा नाम पे इस्लामिक वर्ल्ड का अगर साथ मिल गया तो यहाँ पर डबल प्रोटेक्शन होगी। और ये वो इस्लामिक वर्ल्ड है जो कि अब पेट्रो डॉलर की बात कर रहा है, और लगातार पेट्रोल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं उनसे उनके पास अथाह पैसा आ रहा है। यानी अब पाकिस्तान के दो देश हैं, एक अमेरिका और यूरोप की फॉर्म में पावरफुल कंट्री, पावरफुल जो हैं, और दूसरा इस्लामिक की फॉर्म में रिच देश जो। अब यहां समझिए पाकिस्तान, बाद में अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान की हरकतें अलग ही लेवल पर थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना को अमेरिका के कैंप में लाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। चाइना को अमेरिका के कैंप में लाने के लिए पाकिस्तान ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और 1972 के अंदर निक्सन ने जो चाइना की विजिट करी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त लेवल पर पड़ा, और अमेरिका का कुछ ज़्यादा ही चहेता बन गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से किया गया, और साथ में मुजाहिदीनों की फौज
जिस तरीके से तैयार पाकिस्तान ने करी, यकीन मानिए हर वो काम पाकिस्तान ने किया जिससे अमेरिका और यूरोप जो हैं खुश हो रहे थे। और सऊदी अरेबिया, मुजाहिदीन के नाम पर सऊदी अरेबिया जो है वो जिस तरीके से खुश होकर पैसा पैसा लुटा रहा था, वो एक जिसे कहते हैं नोटिस करने वाली बात थी। अब पाकिस्तान ने इस मदद को परमानेंट मान लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने इस मदद को इस हद तक परमानेंट माना कि हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा हमें हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में अब हमारी प्रेजेंस बची रहेगी, तो गजब लेवल पर हम यहीं पर रहेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं है, दुनिया भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अगर इंटरनल मामले को देखेंगे तो जिस पाकिस्तान को मुस्लिम लीग ने बनाया था, असलियत में फाउंडेशन में, उसकी फाउंडेशन में ही सबसे बड़ी कमी थी। क्या? कि मुस्लिम लीग किसी भी तरीके से कॉमन मैन पार्टी ना होकर कॉमन मैन पार्टी नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग यहाँ पर कॉमन मैन की जगह एलीट क्लास पार्टी थी। एलीट क्लास पार्टी थी, और जितने भी मुस्लिम नवाब और ज़मींदार हुआ करते थे उन सबको कहा गया कि कांग्रेस के काउंटर करने के लिए इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर पार्टी बनाओ। और मुस्लिम नवाब और ज़मींदारों ने वो पार्टी बनाई जिसका नाम मुस्लिम लीग था। अब ये एलीट क्लास जिन्ना को अपना लीडर तब तक तो मानती है जब तक उन्हें नेहरू या पटेल का मुकाबला करना था। यानी जिन्ना एक ऐसा फ्रंट में कुत्ता पाल लिया गया जिसे नेहरू और पटेल के ऊपर भौंकने की जिम्मेदारी दी गई, और जिन्ना को हमेशा लगता रहा कि वो जितना नेहरू और पटेल पर भौंक रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान बन रहा है। लेकिन उस पाकिस्तान को बनने के बाद पीछे जो टीम बैठी हुई थी इन नवाबों और ज़मींदारों की, उन्होंने पाकिस्तान बनने के जस्ट बाद कुछ दिन तक जिन्ना को टॉलरेट किया। फिर जिन्ना का जो राइट हैंड लियाकत अली खान था उसको भी निपटा दिया, यानी मार डाला। और तीसरी तरफ जो पाकिस्तान का नाम देने वाला क्या नाम था, रहमत अली चौधरी, रहमत अली था, यकीन मानो उसका सामान पैक करके उसे ज़बरदस्ती लंदन जाने वाली फ़्लाइट में बिठा दिया, और लिटरली पाकिस्तान नाम देने वाला रहमत अली लंदन की सड़कों पर भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। सोचकर देखिए, असलियत में डेमोक्रेटिक वैल्यूज से लड़ने के लिए इन अंग्रेज़ों ने एक पार्टी बनाई, जिन्ना नाम के बेवकूफ़ को उस पर बिठाया, और उसका इस्तेमाल नेहरू और पटेल से लड़ने के लिए किया गया। जिन्ना पूरी ज़िंदगी नेहरू और पटेल से बहस करता रहा, गांधी से नफ़रत करता रहा, और अंग्रेज़ों की कठपुतली बना रहा। इसका इस्तेमाल करते रहे। सोच कर देखिए, 2 साल से पहले 2 साल पूरे भी नहीं हुए थे, 2 साल से पहले महज 1.5 साल में जिन्ना चल बसा, लियाकत अली खान मार डाला, रहमत अली को भगा दिया। ऐसे लगता है जैसे रहमत अली ने जो पाप किया था पाकिस्तान बनाकर, उसकी सज़ा उसे लंदन की सड़कों पर भीख मांगने के लिए दी गई। खैर, मुस्लिम नवाब और ज़मींदारों ने पावर कैप्चर कर ली। अब यहाँ समझिए मामला यही था। इन मुस्लिम नवाबों और ज़मींदारों को क्या पाकिस्तान से प्रेम था, तो इस चीज़ को भूल जाओ कि इन्हें पाकिस्तान से प्रेम होगा। इन्हें पाकिस्तान से किसी तरीके का कोई प्रेम नहीं था। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से प्रेम था। लव फॉर देयर प्रॉपर्टी। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति से प्रेम था। और ये भी जानते थे कि अगर पाकिस्तान, आम पाकिस्तानी पढ़ लिख गया,
आम पाकिस्तानी पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया, तो वो राइट्स की डिमांड करेगा। और अगर वो राइट्स की डिमांड करेगा, डेमोक्रेसी की डिमांड करेगा, तो ये जो भूखे नंगे गरीब लोग हैं, ये हमारे सर पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनकर बैठ जाएंगे और हमें जीने नहीं देंगे। इसलिए इन गरीब पाकिस्तानी लोगों के दिमाग को इस तरीके से मोल्ड करने का प्लान किया गया, इस तरीके से मोल्ड करने का प्लान किया गया कि इन लोगों को रिलीजियस एजुकेशन के नाम पर रिलीजियस एजुकेशन दी गई और इनको इस रिलीजियस एजुकेशन को जस्टिफाई करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव कश्मीर की फॉर्म में दिया गया और आर्मी, अपनी एलीट क्लास की आर्मी को ही बना दिया गया। एलीट क्लास जो था, इसी ने आर्मी पे कब्जा किया। एलीट क्लास ने ही पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कब्जा कर लिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अब आप सोच कर देखिए, यही एक कारण है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले देश के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तो कोई मामला ही नहीं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी लोकतांत्रिक मूल्यों को डेवलप ही नहीं होने दिया गया। लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब तो पता है, मतलब अर्थ तो पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कैसे होती है वो उन्होंने कभी ढंग से फील ही नहीं किया। और जब वो फील करने लगे, उससे पहले पहले रिलीजियस एजुकेशन देने के नाम पर जिया उल हक ने पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया को कब्जा करने, मतलब खुश करने के लिए इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कर दिया। यानी जो थोड़ा बहुत एक नॉर्मल लिबरल एजुकेशन आ भी रही थी, उसे भी ख़त्म करके मदरसा एजुकेशन को बढ़ावा देना शुरू किया और सिर्फ गरीब आदमी के लिए मदरसे छोड़े गए, जिसमें वो सिर्फ उर्दू पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा और उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ेगा। बाकी जो एलीट क्लास है, जो पाकिस्तान के अंदर रूल कर रही है, उसको, खासकर पाक एलीट क्लास यानी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन, इनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की गई। अब आप यहीं पर डिफरेंस को समझ लीजिए। जो गरीब आदमी है वो मदरसे में जा रहा है, जो अमीर आदमी है वो मॉडर्न एजुकेशन ले रहा है। अब ये जो मॉडर्न एजुकेशन ले रहा है, इसमें भी अगर आप, वैसे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन वेरी स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन माने या ना माने मॉडर्न एजुकेशन जो है वो लिमिटेड टू होम, किस तक लिमिटेड है? वो लिमिटेड टू मॉडर्न एजुकेशन लिमिटेड टू एलीट क्लास ओनली। और ये जो एलीट क्लास है, इसको कभी भी पाकिस्तान से प्यार नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान से प्यार हुआ होता तो पहले ये बांग्लादेश को भी बराबरी का दर्जा देते। इन्हें पाकिस्तान से प्यार होने की जगह अपनी रेशियल सुप्रीमेसी, और उस रेशियल सुप्रीमेसी से भी ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा प्यार था। इस वजह से इन्होंने ना तो कभी पाकिस्तानियों को बराबरी का दर्जा दिया, ना ही और दूसरे लोगों को बराबरी का दर्जा इन्होंने दिया। नतीजा उसका क्या रहा कि इन्होंने पाकिस्तान के नाम पर दे यूज्ड पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान को केवल और केवल इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के नाम पर जो भी लोन मिलते, जो भी एड आती, वो सारे का सारा फॉरेन कंट्रीज के अंदर जमा हो जाता। आज भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन घराने हैं, भाई हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू, भले ही चलो मोतीलाल नेहरू के मामले में, लाल बहादुर शास्त्री को देखेंगे तो बहुत आम जिंदगी से निकल कर आए थे। मोरारजी देसाई बिल्कुल आम ऑफिसर की ज़िंदगी से निकल कर आए थे। इंदिरा गांधी चलो एक एलीट क्लास से थी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके बाद चंद्रशेखर ले लो, और चंद्रशेखर के बाद हमारे चौधरी चरण सिंह ले लो, उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ले लो, इंद्र कुमार गुजराल ले लो, एच डी देवगौड़ा ले लो, मनमोहन सिंह ले लो, प्रधानमंत्री मोदी ले लो,
जितने भी ऑफिसर्स के ले लो, मतलब उदाहरण देख लो, इतने सारे प्रधानमंत्रियों के उदाहरण देखेंगे जो बिल्कुल गरीब घरों से, बिल्कुल लोअर लेवल से उठ के हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचे और उन्होंने देश को दिशा दिखाई। पाकिस्तान की टॉप पार्टियां जितनी भी हैं, उन सभी टॉप पार्टियों को उठाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा रईस आदमी है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। नवाज शरीफ के कंपैरिजन में बिलावल भुट्टो का बाप आसिफ अली जरदारी जो है, वो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा रईस है। और जितने भी इनके कैबिनेट मिनिस्ट्री देखेंगे सारी इनके एक ही खानदान के आसपास घूमती हुई नजर आएगी। यानी पावर जो है वो कुछ परिवारों के हाथ में है। आम आदमी को रिलीजियस एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है, वो सिर्फ भीड़ है। और भीड़ जो इकट्ठी कर जाता है वह खो थोथे नारे बजा लगा के वो उसी हिसाब से आगे बढ़ जाता है। इमरान खान के बारे में जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान में करप्शन को क्रैक डाउन करने के लिए, करप्शन को दबाने के लिए एक बार एक कोशिश की गई। लगभग 160 के करीब 162 ऑफिसर्स को ए क्लास जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको निकाला गया। उनमें 160 बहाल हो गए, जो 2 बचे उनमें से एक इमरान खान का बाप था। यानी इमरान खान के बाप ने इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार किया हुआ था कि उसके लिए कोई जजमेंट था, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन बचा ही नहीं था और उन 2 ऑफिसर्स को बाहर निकाला गया। अब आप सोच कर देख सकते हैं इमरान खान कौन सा दूध का दूल्हा है, बाकी जितने भी हैं सारे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि पाकिस्तान की रूलिंग क्लास को कभी भी पाकिस्तान से कभी प्यार हुआ ही नहीं, और पाकिस्तान की आर्मी रूलिंग क्लास नेवर लव्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान को इन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं। अब पाकिस्तान को प्यार किया ही नहीं और पाकिस्तान के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया। सारा पैसा जो भी पाकिस्तान में आता, खाते में तो उधार खाते में पाकिस्तान के लिखा जाता और वो सारा पैसा ये बंदर बांट करके विदेशों में दोबारा जमा करवा देते। अमेरिका को भी पता है, अरब कंट्रीज को भी पता है कि हम इन्हें जो उधार पैसा देंगे वो पैसा घूम फिर के मेरे ही देश में आ रहा है, तो मुझे क्या समस्या है, दे भाई थोड़ा सा और उधार। नतीजा उसका ये कि रूलिंग क्लास और साथ में आर्मी उसका एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, वो तो अपने सारे काम करता चला गया, लेकिन जो पुअर पीपल है, जो कॉमन मासेस हैं, वो यहीं पर फंस गया। अब प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि अब चेंज क्या आया, चेंज जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में आया। अभी तक जब तक बैटल ग्राउंड अफगानिस्तान था और जब तक दुश्मनी यूएसएसआर के साथ थी, पाकिस्तान सबके कलेजे का टुकड़ा था। पाकिस्तान सबके कलेजे का टुकड़ा था। लेकिन जैसे ही अब यूएसएसआर खत्म हो गया, चाइना पावर में आ गया और पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है और नए बैटल ग्राउंड ये ईस्ट कोस्ट और यूक्रेन बन गए। अफगानिस्तान की इतनी ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बची नहीं। नतीजा क्या, अब दुनिया को पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा अफगान वॉर के टाइम पर हुआ करती थी। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो तो डिपेंडेंट थी कोल्ड वॉर एरा में, यानी जहां से कहीं से भी मिलकर कैसे भी करके इनको पैसा मिल जाता था, लाड प्यार मिल जाता था और ये सरवाइव कर जाते थे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उस पैसे का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान ने अपने आप को डेवलप करने के लिए किया होता तो बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तान ने उस पैसे का इस्तेमाल अपने आप को डेवलप करने के लिए बिल्कुल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने उस पैसे का इस्तेमाल हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी भेजने, अफगानिस्तान में डीप स्टेट डेवलप करने और न जाने ऐसे कितने काम करने के लिए किया। नतीजा उसका ये था कि सिस्टम जो था खोखला हो गया अंदर से। जब तक अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरेबिया वगैरह दोस्त थे और इन सबको इस पाकिस्तान की ज़रूरत थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इन सब ने आँख फेरना शुरू किया और पाकिस्तान अपनी अंदर वाली सिचुएशंस में फंसता चला गया, तो एक बार इसने अमेरिका और यूरोप का अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करी और वो चाइना के साथ जा मिला। लेकिन चाइना ने भी, चाइना से लोन लेने का तो मतलब आप समझते हो कि चाइना 1% मतलब जहां 1% ब्याज
दुनिया दे रही है ये 4 से 6% लेगा और अपनी शर्तों पे लेगा। चाइना के ब्याज पे पैसे लेना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होता है किसी भी देश के लिए, और चाइना उसके बदले में आपके एसेट्स के ऊपर कब्जा करता चला जाता है कि तू मेरा ब्याज नहीं दे पा रहा, कराची पोर्ट दे दे, ग्वादर पोर्ट दे दे, ये वाला डैम दे दे, ये वाला ब्रिज दे दे, ये वाला पार्क दे दे, ये वाला ऑफिस दे दे, और इतनी ज़मीन दे दे। पाकिस्तान लगातार चाइना लगातार उससे ये ज़मीनें और सब चीज़ें छीनता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान के साथ समस्या यही है कि चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। चाइना ने इसे, अब प्रॉब्लम यही आई ना पाकिस्तान के कि पुराने जो दोस्त थे वो मुंह मोड़ चुके हैं अमेरिका और यूरोप। वो चाहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के किसी भी तरीके से पाकिस्तान बचा रहे, और सऊदी अरेबिया या यूं कहें अरब कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अपना पिंड छुड़ाना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इस्लामाइजेशन ऑफ हिज पॉपुलेशन, अपनी ही पॉपुलेशन का इस्लामीकरण किया, उसकी वजह से अब अरब कंट्रीज़ और दूसरे इस्लामिक देशों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ये अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। और तीसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना ने जिस तरीके से डेट ट्रैप में फंसाया है उससे बच पाना अभी भी मुश्किल है, ये सब जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर एक हॉलो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पाकिस्तान के, देखो यार, घर कब चलेगा जब कमाऊ पूत होंगे, और देश कब चलेगा जब कमाऊ पूत होंगे। भाई हमारे कमाऊ पूत कौन है? हमारे कमाऊ पूत हर वो इंसान है जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। हमारे कमाऊ पूत हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, जो हमारी लेबर क्लास है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, एलीटली स्किल्ड है, स्पेशलाइज्ड है, सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। ये वो कमाऊ पूत हैं जो हर तरीके से देश को कमा के कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ये है ही नहीं। भाई हिंदुस्तान में जब 1992 में समस्या आई तो हमारी जो कमाऊ पूत थे उन्होंने दबा के पैसा भेजना शुरू किया कि देश बचाना है। 1992 के रिफॉर्म्स में अगर सबसे ज़्यादा एफडीआई आया तो वो भारत के लोगों ने ही वहाँ से एफर्ट्स कर करके भेजा था। हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है उसने कर करके भेजा, और देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पूरा फोकस किया गया। नतीजा उसका ये रहा, भारत तो आगे बढ़ गया और दुनिया के विरोध को झेलते हुए आगे बढ़ा, लेकिन पाकिस्तान को लाड प्यार इतना मिला कि पाकिस्तान को लगा कि ये लाड प्यार हमेशा बना रहेगा, और उसके बाद हमने एटम बम बना लिया तो हम दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। आज समस्या ये आई कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस चेंज हुई, दुनिया की जो भू राजनीति है वो चेंज हुई, और पाकिस्तान अब अंदर से खोखला, नंगा, कटोरा लेके भीख मांगता हुआ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और तीनों तरफ से ये दो मुंह फेर चुके हैं। ये गिद्ध की तरह इसे नोचने में लगा हुआ है, गिद्ध की तरह इसे नोचने में लगा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना ने इन अरब कंट्रीज के साथ भी अपनी दोस्ती बना रखी है। अब अरब कंट्रीज जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के चंगुल में फंस चुका है और वो उसका शिकार बन चुका है, और ये अब अगर इसमें पैसा डालेंगे तो डूबेगा, वापस आएगा ही नहीं। अब वो जो मैंने शुरू में कहानी सुनाई थी ना कि भाई तो चिंता मत कर, अब वो भाई जो कह रहा था कि चिंता मत कर, वो कह रहा है मेरा पीछा छोड़, मेरे से उम्मीद मत कर। यही हो रहा है। कंगाल पाकिस्तान को इस समय पर उसी के दोस्तों ने बर्बाद करके छोड़ दिया, और ये जो वादा करने वाले देश थे ना, इन सब ने छोड़ा है। भारत के बारे में कभी आराम से डिस्कस करूंगा कि भारत ने असलियत में विरोधों को झेलते हुए अच्छा काम किया है, कभी डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान पीछे रह गया और भारत आगे बढ़ गया। लेकिन अभी तो इनके मुस्लिम देश जितने भी हैं, भाई तुर्की की औकात है नहीं, पैसा है नहीं। अरब कंट्रीज इस टाइम पर पैसे देने के मूड में नहीं, क्योंकि उनका भी इकोनॉमिक क्राइसिस दिखाई देना शुरू हो चुका है। मलेशिया, इंडोनेशिया पाकिस्तान को घास डालते नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो 20 लाख औरतों के साथ जो रेप हुआ था वो उस नफरत से अभी उभरे नहीं। अफगानिस्तान से उम्मीद क्या करें, भारत दुश्मन है। हालांकि भारत इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन दुश्मन की तरह देखा जाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो इस टाइम पर पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद हैं। अब रही सही कसर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो पूरी कर रही हैं, और पाकिस्तान इज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और क्योंकि पाकिस्तान के कोलैप्स के कागार पर पहुंच चुका है और दुनिया इस चीज़ को देख रही है, इसलिए वो टूटते बिखरते देश में अपना पैसा इन्वेस्ट करके
उसे बर्बाद करने के मूड में नहीं है। और अब ऐसा कहते हुए सुना गया है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे इन्हीं इस्लामिक देशों में कहा गया हो कि भाड़ में गया मुस्लिम उम्मा और भाड़ में गई तेरी इस्लाम की जो थ्योरी, हमें हमारा पीछा छोड़, तू जाने तेरा काम जाने, कहते हैं। ये जो सिचुएशन है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और यहाँ यही एक कारण है कि इस समय पर ये सारे के सारे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आगे क्या होता है दोस्तों वो तो वक्त बताएगा। अभी जो सिचुएशंस है उसमें पाकिस्तान के हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।